नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी 7वीं क्लास करने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन के ऊपर। अगर आपको पिछली 6 क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल पे स्पेशल एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक बौद्धिक दिव्यांगता, यानी कि दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईडी कहते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य, तार्किक शिक्षण, समस्या समाधान, अनुकूलित व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों की कमी है। तो दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की दोस्तों डेफिनेशन दी गई है। बौद्धिक दिव्यांगता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है। यह समस्या बच्चों के विकास के वर्षों में 0 से 18 वर्षों के दौरान पैदा होती है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चे के सीखने की क्षमता और बुद्धिमत्ता अपनी उम्र के अन्य बच्चों से बहुत कम होती है। इस दिव्यांगता के कारण पीड़ित सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। यह समस्या जन्म से अथवा बचपन से हो सकती है और इसका असर बेहद कम से बहुत अधिक हो सकता है। यानी कि दोस्तों, बौद्धिक दिव्यांगता जो होती है वह विकास को प्रभावित करती है, मानव को उसकी सीखने की जो स्पीड होती है उसको प्रभावित करती है। और दोस्तों, इससे बच्चे अपने दैनिक जीवन के कार्य भी नहीं कर पाते हैं सही प्रकार से। और दोस्तों, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये किसी में कम होती है, किसी में दोस्तों ज़्यादा होती है। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के शारीरिक, श्रव्य, दृश्य समस्याएं भी हो सकती हैं। यह मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त स्थिति पर निर्भर करती हैं। मस्तिष्क को जितना अधिक नुकसान होगा उतना अधिक गंभीर मानसिक एवं संबंधित सह दिव्यांगता होने की संभावना रहती है। यानी कि दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वह दिमाग से संबंधित होती है। और दोस्तों, इसमें जो और डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि दोस्तों वीआई है, एचआई है, तो ये दोस्तों भी हो जाती हैं साथ में। और दोस्तों, ये दिमाग के किस भाग पे चोट लगी है उस पर निर्भर करता है। बौद्धिक दिव्यांगता से समायोजित कई अन्य दिव्यांगता होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एवं स्वालीनता। यानी कि दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण ही जो ऑटिज़म होता है, डाउन सिंड्रोम होता है और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात होता है, ये भी दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण ही होते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण। यानी कि दोस्तों, बौद्धिक बुद्धि लब्धि के अनुसार पे आईक्यू के अनुसार इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को दोस्तों क्लासिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है यह मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली होती है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बाद आती है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बाद आती है सेवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके बाद आती है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो दोस्तों, जिसका आईक्यू 50 से 69 के बीच में है उसको हम लोग माइल्ड कहते हैं, माइल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। जिसकी दोस्तों बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच में है उसको दोस्तों हम लोग मॉडरेट कहेंगे। और जिसकी दोस्तों 20 से 34 के बीच में है उसको सिवियर कहेंगे। और दोस्तों, जिसकी आईक्यू 20 से भी नीचे है उसको हम लोग प्रोफाउंड कहते हैं। कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि दोस्तों बौद्धिक दिव्यांगता के कारण। बौद्धिक दिव्यांगता के समस्त कारणों को आनुवंशिक तथा वातावरण संबंधी कारणों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो कारण है उनको पहले 2 भागों में बांट लिया जाता है, हेरिडेटरी के अनुसार, और दोस्तों जो सामाजिक संबंध होते हैं वातावरण में, इन्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बांट दिया जाता है। हेरिडेटरी फैक्टर, एक मानव कोशिका के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली संरचना जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित होती है। 22 जोड़ों गुणसूत्रों में एक समान जीन पाए जाते हैं, परंतु 23वां जोड़ा लिंग से संबंधित होता है।
जिसमें जोड़े के दोनों गुणसूत्र पर समान जीन XX स्त्री भी हो सकते हैं तथा भिन्न भिन्न पुरुष भी। इन्हीं गुणसूत्रों की संरचना में किसी प्रकार की विकृति आ जाने के मानसिक मंद हो सकता है। डाउन सिंड्रोम इन्हीं गुणसूत्रों में विकृति के कारण उत्पन्न हुई बौद्धिक दिव्यांगता का प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि 23 जो होते हैं वह क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, 22 जो होते हैं वह ऑटोसोम्स होते हैं और जो 23वां पेयर होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है। और दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा डाउन सिंड्रोम में 21वें पेयर में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण दोस्तों डाउन सिंड्रोम हो जाता है बच्चे को। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो हेरिडेटरी वाले फैक्टर हैं, आनुवांशिक वाले फैक्टर हैं, वह जीन द्वारा कैरी किए जाते हैं बच्चे में। उसके बाद दोस्तों वातावरण संबंधी कारण। वातावरण में ऐसे अनेक संभावित कारक हैं जो मानसिक मंदता का कारण हो सकते हैं। प्रायः कोई एक कारण मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि अनेक कारण मिलकर मानसिक मंदता लाते हैं। वातावरण संबंधी कारकों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। तो दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, उनको 3 भागों में बांट दिया जाता है, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल दोस्तों यानी जन्म से पूर्व के कारण जो होते हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। गर्भवती महिला को प्रथम 3 महीनों में ऐसे संक्रामक रोगों का होना जो भ्रूण के मस्तिष्क विकास पर प्रभाव डालते हैं, जैसे सिफिलिस, रूबेला, टोक्सोप्लाज्मोसिस, CMV इत्यादि। यानी कि दोस्तों गर्भवती महिला को अगर कोई संक्रामक रोग हो जाते हैं जो भ्रूण के मस्तिष्क को विकास पर प्रभाव डालते हैं दोस्तों, उनके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। गर्भावस्था में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे रोग होने पर, यानी कि दोस्तों ये कुछ रोग हैं, उनके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। मदिरा, धूम्रपान, शराब, अनावश्यक दवाइयाँ एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन। यानी कि दोस्तों अगर कोई गर्भवती महिला धूम्रपान करती है, शराब का सेवन करती है या फिर दवाइयों का जो डोज है वह दोस्तों हाई पावर का ले लेती है, तो उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है। कुपोषण से भी हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान माँ को चोट लगने पर एवं भारी वजन उठाने से। गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों में एक्सरे करवाने के कारण। दोस्तों अगर एक्सरे का जो इंटेंसिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए या फिर बार बार कराया जाए तो उससे भी दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। RH फैक्टर के कारण भी दोस्तों हो सकती है। गर्भपात के शीघ्र बाद गर्भाधारण करने से। आनुवांशिक विकार, प्रसव के समय से पूर्व श्वेत पदार्थ का रक्तस्राव होना। तो दोस्तों ये प्रीनेटल कॉजेस थे, यानी जन्म से पूर्व किन कारणों से बौद्धिक दिव्यांगता होती है। अब दोस्तों जन्म के समय जो कारण है वो देख लेते हैं। समय के पूर्व बच्चे का जन्म होने से, प्रसव में अधिक समय लगने से, नाभि रज्जु के ज़्यादा लिपट जाने से, भ्रूण की असामान्य स्थिति, जन्म के समय शिशु के कम वजन से भी, नवजात शिशु के सिर पर चोट लगने से, हाइपोक्सिया अर्थात अधिक समय तक ऑक्सीजन न मिलने से, भ्रूण के सिर एवं जनन मार्ग का अनुपात सही न होने के कारण लंबे समय तक प्रसव पीड़ा होने एवं प्रसव के समय उपकरणों के गलत प्रयोग से, नवजात शिशु के मस्तिष्क में विभिन्न कारणों से रक्तस्राव होने के कारण से, नी को दी गई बेहोशी या पीड़ात्मक दवाइयों के कारण से। यानी कि दोस्तों जो एनेस्थीसिया दिया जाता है अगर उसका भी दोस्तों डोज अधिक होता है तो उसके कारण भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब दोस्तों हमारे पोस्ट नेटल फैक्टर्स आते हैं, यानी कि जन्म के पश्चात के कारण जिनके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। नवजात शिशु में अत्यधिक पीलिया होने से, जन्म से 2 वर्ष के जीवन काल में अत्यधिक कुपोषण से, बार बार मिर्गी के दौरे पड़ने से, दुर्घटना के कारण मस्तिष्क में चोट लगने से, बच्चे के मस्तिष्कावरण शोध यानी कि मेनिंजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण भी दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता की रोकथाम। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि थोड़ी सी रोकथाम बड़े उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए बौद्धिक अक्षमता से बचने के लिए विभिन्न स्थितियों में तरह तरह की सावधानी बरतने की सुझाव दिया जाता है।
विभिन्न अवस्थाओं में यह सावधानियाँ अलग अलग तरीके से रखनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं इस प्रकार है। यानी कि दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसके प्रिवेंशन के जो तरीके हैं वो अभी दोस्तों 3 भागों में बांटे गए हैं। जैसे कि पहला दोस्तों, गर्भाधारण से पहले की अवस्था में रोकथाम के उपाय के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए न सिर्फ माता पिता को शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं परिपक्व होना चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक होता है। इस अवस्था में ध्यान देने योग्य कुछ अन्य बातें इस प्रकार हैं। सबसे पहले, माँ बनने की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। माँ की कम या अधिक आयु बौद्धिक अक्षमता का जोखिम बढ़ाती है। सगे संबंधियों में शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले रक्त समूह की जांच कराना अनिवार्य है। आनुवंशिक परामर्श भी बौद्धिक अक्षम होने की संभावना को कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों गर्भाधारण से पहले की ये प्रिवेंशन थे जो हम लोगों को लेने चाहिए, प्रिकॉशंस। उसके बाद गर्भाकालीन अवस्था में रोकथाम के उपाय, यानी कि दोस्तों गर्भधारण के दौरान जो उपाय होते हैं वो क्या हैं। यह बच्चे के लिए सबसे अधिक संवेदी अवस्था होती है। चिकित्सीय दौर पर इन 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों मेडिकल के हिसाब से इनको 3 भागों में बांटा गया है गर्भाधारण के समय को। पहला दोस्तों, जो गर्भधारण से 3 माह की समय अवधि होती है उसको प्रथम त्रैमासिक, द्वितीय त्रैमासिक और तृतीय त्रैमासिक दोस्तों 3-3 महीनों के हिसाब से इसको बांटा गया है। उपरोक्त तीनों ट्राइमेस्टर में प्रत्येक का महत्व एक दूसरे से कम नहीं है, परंतु प्रथम ट्राइमेस्टर ज़्यादा संवेदनशील होता है। यानी कि दोस्तों गर्भाधारण के जो पहले 3 महीने होते हैं वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसमें स्वतः गर्भपात एवं रक्तचाप की संभावना बनी रहती है। गर्भावस्था में ध्यान देने योग्य अन्य महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। गर्भावस्था में समय समय पर गर्भवती महिला की चिकित्सीय जाँच अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि किसी तरह की असामान्यता, बीमारी एवं संक्रमण होता है तो इसे बचा जा सकता है। प्रारंभिक जांच के अंतर्गत रक्त, मूत्र एवं रक्तचाप आदि का जांच अनिवार्य है। रक्त जांच द्वारा हीमोग्लोबिन का प्रतिशत, गर्भवती स्त्री के रक्त समूह की जांच भी करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान में मदद हो सके। RH फैक्टर ऋणात्मक या धनात्मक है, इसकी जांच भी की जाती है। एल्बुमिन की मात्रा मूत्र द्वारा जांच पता चल जाता है। असामान्यता होने से तुरंत उपचार द्वारा विषाक्तता से बचा जा सकता है। यानी कि दोस्तों गर्भावस्था के दौरान अगर कोई समस्या है तो उससे हम लोग उपचार से सही कर सकते हैं। पोषाहार, विशेषकर भोजनों में आयरन, प्रोटीन, विटामिन युक्त आहार की प्रचुरता होनी चाहिए। समय पर आवश्यक टीके लगवाना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए विशेषकर मीसल्स, रूबेला आदि से अनावश्यक एवं बिना परामर्श के दवाई लेने से बचना चाहिए। शराब एवं तंबाकू के उपयोग से बचना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक कार्य एवं मानसिक तनाव से बचना चाहिए। एक्सरे तथा रासायनिक पदार्थों से बचना चाहिए। यदि गर्भपात कराना अनिवार्य हो तो योग चिकित्सक से कराना चाहिए। शारीरिक चोट, स्कूटर की सवारी या लंबे सफ़र से बचना चाहिए। यदि पहले से आनुवंशिकता की समस्या वाली संतान रही हो तो इससे संबंधित परीक्षण हेतु संपर्क करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को पर्याप्त आराम, नींद और शुद्ध हवा की ज़रूरतों की पूरा करना चाहिए। तो ये दोस्तों गर्भाधारण के समय दोस्तों जो उपाय हैं, उपचार हैं बचने के लिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से, तो वो थे। अब दोस्तों हम लोग प्रसव के दौरान रोकथाम के उपाय देखेंगे। कुशल एवं साफ सुथरा प्रसव के लिए सही एवं साधन युक्त जगह का चुनाव करना आवश्यक होता है। बच्चे एवं माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रसव के समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। बौद्धिक अक्षमता की रोकथाम हेतु प्रसव के दौरान अच्छी देखभाल आवश्यक है। प्रसव के समय औजार के प्रसव के समय मस्तिष्क की चोट पहुँचने से बचना चाहिए। प्रयोग से सिर में भी संभावना रहती है, इस स्थिति से बचना चाहिए। प्रसव प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों से ही करवाना चाहिए ताकि जटिल स्थिति से बचा जा सके। यदि गर्भाशय में गर्भ की स्थिति असामान्य है या बहुत लंबे समय से दर्द हो रहा है तो योग चिकित्सक से ही प्रसव कराना चाहिए। जन्म के समय अनावश्यक दवा या ऑक्सीटोसिन दवा का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनावश्यक मालिश वगैरह से बचना चाहिए।
जन्म के समय बच्चा देर से रोता है या नीला हो तो तुरंत ऑक्सीजन देना चाहिए। जन्म होने के साथ ही बच्चे का रंग, हृदय गति, मांसपेशी के तनाव, रोने का प्रयास एवं प्रतिक्रिया की जांच कर लेनी चाहिए। समय पूर्व जन्म होने पर बच्चे की विशेष गर्मी एवं उचित पोषण देना लाभदायक होता है। कोई जन्मजात असामान्यता होने पर बाल विशेषज्ञ से शीघ्र संपर्क करना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे प्रसव के उपरांत रोकथाम के उपाय। प्रसव के उपरांत बच्चे का सही देखभाल, खान पान एवं पालन पोषण आवश्यक होता है। अतः ऐसे समय में शिशु के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नवजात शिशु के सर पर चोट से बचना चाहिए। शिशु के पोषण के लिए जन्म के बाद जांच पड़ताल के तुरंत बाद से ही मां का दूध देना चाहिए। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अन्य बीमारियों से भी दोस्तों सुरक्षा होती है। जन्म के बाद पहले सप्ताह से ही संपूर्ण टीकाकरण, बीसीजी, खसरा, काली खांसी एवं हेपेटाइटिस बी आदि के टीके समयानुसार लगवाने चाहिए। बच्चे को अति ज्वर से बचाना चाहिए। यदि तेज़ बुखार हो तो ठंडे पानी की पट्टियों का उपयोग करना चाहिए। सफाई का ध्यान देते हुए संक्रमण से बच्चे की सुरक्षा करनी चाहिए। बच्चे का सही पोषण, समय पर टीकाकरण एवं व्यक्तिगत सफाई आदि विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देकर बौद्धिक अक्षमता से बचा जा सकता है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने प्रिकॉशंस पढ़े जो हम लोग ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बचने के लिए। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी दोस्तों बौद्धिक दिव्यांगता की पहचान। किसी भी स्थिति का बेहतर हल ढूंढने के लिए उसका शीघ्र पहचान पहला कदम है। यदि बौद्धिक दिव्यांगता की भी शीघ्र पहचान हो जाती है तो उनकी समस्याओं के समाधान एवं लाभ के लिए कुछ किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग पहले उसकी पहचान करें। यही बात दोस्तों यहाँ पे की गई है। शीघ्र पहचान के लिए जांच अनुसूची, यानी दोस्तों चेकलिस्ट होती है एक अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए। नीचे अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग अलग अनुसूची दी जा रही है जो राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ NIPID द्वारा दोस्तों विकसित की गई है, जिसके अनुसार बौद्धिक दिव्यांगता की शीघ्र पहचान की जा सकती है। तो ये दोस्तों चेकलिस्ट है। ये देखिए चेकलिस्ट दोस्तों उम्र के हिसाब से बांटी गई है। पहली दोस्तों ये चेकलिस्ट है, ये जन्म से 3 वर्ष के बच्चे के लिए है। इस चेकलिस्ट में दोस्तों देखिए आयु दी गई है और यहाँ पे प्रतिक्रिया दी गई है। आवाज़ देकर बुलाने पर बच्चा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है 1 से 3 माह तक। किसी को देखकर मुस्कुराता है दोस्तों 4 माह से। सिर को स्थिर रखता है 4 माह से। बिना सहारे बैठता है 6 से 8 माह तक। ठीक से चलता है 12 से 15 माह तक। 2-3 शब्दों के वाक्य बोलता है 16 से 30 माह तक। अपने आप खा पी लेता है दोस्तों 2-3 वर्षों में। अपना नाम बताता है 2-3 वर्षों में। सोच पर नियंत्रण करता है दोस्तों 3 वर्षों में। सामान्य खतरों से दूर रहता है 3 वर्षों में। दौरे पड़ते हैं हाँ या नहीं। शारीरिक असमर्थता है हाँ या नहीं। तो दोस्तों ये जो 12 पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर इनमें से कोई भी समय से थोड़ा आगे पीछे है तो चलता है, लेकिन अगर दोस्तों ज़्यादा आगे पीछे है तो आपको दोस्तों चिकित्सक को दिखाने की ज़रूरत होती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग की लिस्ट आती है 6 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए क्या चेकलिस्ट होती है। क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना और चलना अपेक्षाकृत अधिक देर से शुरू किया है। क्या बच्चे का सुनने में कठिनाई है। क्या बच्चे में देखने संबंधी कठिनाई है। जब आप बच्चे से कुछ करने को कहते हैं तो उससे आपकी बात समझने में परेशानी होती है। क्या बच्चे के अंगों में कमजोरी या ऐंठन है या चलने में परेशानी होती है। क्या बच्चे को कभी कभी दौरे पड़ते हैं, वह उग्र या अचेत हो जाता है। क्या बच्चे को अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह कार्य करने में, सीखने में कठिनाई महसूस होती है। क्या बच्चा बिल्कुल भी बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता या सार्थक शब्द नहीं बोलता है। क्या बच्चा सामान्य बच्चों की तुलना में अलग ढंग से बोलता है। क्या बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में किसी भी तरह से पिछड़ा, उदासीन या मंद दिखाई देता है। तो ये दोस्तों 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए चेकलिस्ट है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे के बौद्धिक अक्षमता है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों 7 वर्ष उससे अधिक बच्चों के लिए भी यहाँ पर चेकलिस्ट दी गई है। क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना या चलना अत्यधिक देर से शुरू किया है।
क्या बच्चा खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने जैसे अपने काम नहीं कर सकता है? क्या बच्चे को समझने में कठिनाई होती है जब आप कहते हैं कि यह करो या वह करो? क्या बच्चे की बोली स्पष्ट नहीं है? क्या बच्चे को बिना स्पष्ट करने कठिनाई होती है जो कुछ भी उसने सुना या देखा है? क्या बच्चे के अंग कमज़ोर हैं, ऐंठन है, अपने बाजू को घुमाने फिराने में कठिनाई होती है? क्या बच्चे में कभी कभार दौरे पड़ते हैं, उग्र हो जाता है, अचेत हो जाता है? अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में वह बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा या उदासीन या मंदबुद्धि दिखाई देता है? तो ये दोस्तों ये चेकलिस्ट है, ये दोस्तों दी गई है, इससे आप पता लगा सकते हैं। और जिसमें दोस्तों एक लक्षण दिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वह बौद्धिक अक्षम ही हो। ये दोस्तों पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेषताएं, यानी दोस्तों आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों की। सामान्यतः बौद्धिक दिव्यांग बच्चे निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। शारीरिक विशेषताएं दोस्तों सबसे पहले देखते हैं बौद्धिक अक्षम बच्चे की। आधो सामान्य शारीरिक विकास, यानी दोस्तों शारीरिक विकास की जो गति होती है वह धीमी होती है। स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक क्रियाएं आयु के अनुपयुक्त, यानी कि दोस्तों जो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स हैं वह अपनी जो समान आयु के बच्चे हैं उनसे कहीं पीछे है। आँखों और हाथों में समन्वय का अभाव, यानी कि दोस्तों हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ पाता है। मानसिक विशेषताएं, यानी दोस्तों जो मानसिक विशेषताएं बच्चों की क्या होती हैं? अधो औसत बुद्धि लब्धि 70 से कम, यानी दोस्तों जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होता है उसकी IQ 70 से हमेशा लो रहेगी। किसी कार्य में रुचि का अभाव, यानी कि दोस्तों कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। कभी कभी आक्रामक एवं अकेले रहना, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, सोचने की सीमित क्षमता, अल्प स्मृति, ध्यान केंद्रित क्षमता की कमी, पुअर अटेंशन स्पैन, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की कमी, सीमित सामाजिक समायोजन क्षमता, सीखे गए कौशलों के समान्वीकरण में कठिनाई, रुपए पैसे के लेन देन में समस्या, भाषा संबंधी समस्या। ये दोस्तों कुछ समस्याएं थी जो बच्चा फेस करता है। उसके बाद दोस्तों जो सामाजिक समस्याएं हैं वो विशेषताएं हैं बच्चे की। सामाजिक समायोजन में क्षमता की कमी, सहपाठियों एवं शिक्षकों से समन्वय बनाने में कठिनाई, कभी कभी दूसरों एवं स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले अथवा समस्यात्मक व्यवहार करना, सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव, शोषण से बचाव संबंधी कौशलों का अभाव, अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त करने में उपयुक्त कौशलों का अभाव। अब दोस्तों हम लोग भावात्मक विशेषताएं पढ़ेंगे। भावात्मक असंतुलन एवं अस्थिरता, पूर्व या देर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति, भावनात्मक संबंधों को समझने में कठिनाई, कई बार बौद्धिक दिव्यांगता से जुड़ी अन्य मस्तिष्क एवं शारीरिक बीमारियां तथा दौरा, अवसाद आदि प्रदर्शित होते हैं। तो ये दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स थी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे की। अब दोस्तों हम लोग कुछ मिसकंसेप्शन जो हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के वो पढ़ेंगे, यानी कि बौद्धिक दिव्यांगता से जुड़े मिथक एवं तथ्य। तो पहला दोस्तों मिथक है कि मिथक बौद्धिक दिव्यांगता एक मानसिक रोग है और यह किसी भी आयु में हो सकता है। तो दोस्तों इसका तथ्य ये है कि बौद्धिक दिव्यांगता मानसिक रूढ़ता से पूर्णतः भिन्न है। बौद्धिक दिव्यांगता एक अवस्था है अतः इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर नियमित प्रशिक्षण के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का सामान्य जीवन अनुकूलतम स्तर तक लाया जा सकता है। मानसिक रोग बीमारी है जिसे पूर्णतः ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति एक सामान्य जीवन यापन कर सकता है। बौद्धिक दिव्यांगता में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, परंतु मानसिक रोग के लिए ऐसा कोई मापदंड नहीं है। मानसिक रोग एक कम बुद्धि लब्धि वाले को भी हो सकता है और एक उचित बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को भी हो सकती है। बौद्धिक दिव्यांगता युक्त व्यक्तियों में अनुकूलित व्यवहार की भी कमी पाई जाती है, परंतु मानसिक रूढ़ता में व्यक्ति का अनुकूलन व्यवहार सामान्य हो सकता है। इससे अतिरिक्त सबसे विशिष्ट बात यह है कि बौद्धिक दिव्यांगता विकासात्मक अवस्था अर्थात 18 वर्ष से पूर्व ही हो सकती है, जबकि मानसिक रूढ़ता किसी भी वर्ष में हो सकती है। तो दोस्तों बौद्धिक जो दिव्यांगता है यह मानसिक रोग से काफ़ी अलग है। बौद्धिक दिव्यांगता दोस्तों 0 से 18 वर्ष की उम्र में ही होती है, लेकिन दोस्तों जो मानसिक रोग है वह कभी भी हो सकता है।
और दोस्तों बौद्धिक दिव्यांगता एक प्रकार का विकार है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन मानसिक रोग को दोस्तों उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि बौद्धिक दिव्यांगता मानसिक रुग्णता से सर्वथा भिन्न है, दोनों एक ही स्थिति को घोतक नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग का दूसरा मिथक आता है कि बौद्धिक दिव्यांगता एक छुआछूत या संक्रामक रोग है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि बौद्धिक दिव्यांगता कोई रोग नहीं है बल्कि मस्तिष्क की एक अवस्था है। साथ ही बौद्धिक दिव्यांगता कोई संक्रामक अथवा छुआछूत का रोग नहीं है। अतः बौद्धिक दिव्यांगता बच्चों को छूने, उनके साथ खेलने अथवा उनके साथ रहने से भी नहीं फैलती है। सच तो यह है कि बौद्धिक दिव्यांगता बच्चों के साथ खेलने, रहने और अपने कामों में उनकी भागीदारी बढ़ाने से उनकी समाजीकरण में सहायता मिलती है। फलस्वरूप उनका अनुकूली व्यवहार विकसित होता है। अतः अपने बच्चों के बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ पढ़ने, खेलने, दोस्ती करने और उनके साथ रहने से रोके नहीं, उनके साथ साथ खेलने दें और बौद्धिक दिव्यांग बच्चे के पुनर्वास में मदद करें। तो इसका दोस्तों निष्कर्ष से निकलता है कि बौद्धिक दिव्यांगता एक छुआछूत या संक्रामक रोग नहीं है। अतः आप अपने बच्चे को बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ दोस्ती करने या खेलने से रोके नहीं। उसके बाद दोस्तों तीसरा मिथक आता है कि बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता उनके माता पिता के पूर्व जन्म में किए गए पाप का परिणाम है। बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता को उनके माता पिता से पूर्व जन्म के किए गए पापों का परिणाम मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और न ही व्यक्ति के पूर्व जन्म से संबंधित कोई वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। वर्तमान वैज्ञानिक युग में बिना साक्ष्यों के बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता को उनके माता पिता के पूर्व जन्म में किए गए पाप का परिणाम मानना एक भ्रामक तथ्य है जो दुर्भाग्य से आज भी भारत के गाँवों में विद्यमान है। और इसका मुख्य कारण है बौद्धिक दिव्यांगता के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव। वस्तुतः बौद्धिक दिव्यांग बच्चों समाज में किसी जाति, वर्ग तथा धर्मों में हो सकते हैं तथा साथ ही वर्तमान में वैज्ञानिकों ने बौद्धिक दिव्यांगता के सैकड़ों कारण अनुसंधानों के आधार पर ज्ञात कर लिया है। अतः बौद्धिक दिव्यांगता का पूर्व जन्म पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। इसका निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है कि बौद्धिक दिव्यांगता का माता पिता के पूर्व जन्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के बाद से ज्ञात कारण है। उसके बाद दोस्तों जो चौथा कारण आता है, चौथा जो मिथक है दोस्तों वो है कि गर्भावस्था के दौरान ग्रहण लगने से बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। तो इसमें दोस्तों तथ्य ये है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, उससे गर्भावस्था का कोई संबंध नहीं है और ना ही अभी तक इससे कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं कि गर्भावस्था में ग्रहण लगने से शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः यह मानने का कोई औचित्य नहीं है कि गर्भावस्था के दौरान ग्रहण लगने से बच्चे में बौद्धिक दिव्यांगता हो सकती है। बच्चे के जन्म से पूर्व या जन्म के दौरान या जन्म के बाद 18 वर्ष से पूर्व तक के बौद्धिक दिव्यांग की कोई कारण ज्ञात हो चुके हैं। अतः दोस्तों निष्कर्ष इसमें भी यही निकलता है कि गर्भावस्था के ग्रहण लगने से गर्भाशय शिशु में बौद्धिक दिव्यांगता की कल्पना निराधार है। उसके बाद दोस्तों जो मिथक आता है वो है कि सभी बौद्धिक दिव्यांगता युक्त बच्चे एक समान होते हैं एवं सभी में समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों तथ्य यह है कि जिस प्रकार सभी बच्चे समान नहीं होते उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार बौद्धिक दिव्यांग बच्चे में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। बौद्धिक दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को दोस्तों 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, माइल्ड, मॉडरेट, प्रोफाउंड और सीवियर दोस्तों। अतः यह मानना उपयुक्त नहीं है कि सभी बौद्धिक दिव्यांगता युक्त बच्चों में समान बच्चे के समान होते हैं। इसके अलावा यह भी सच नहीं है कि सभी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार पाया जाता है। कई बौद्धिक दिव्यांग बच्चे अपने आसपास देखने जिसमें समस्यात्मक व्यवहार नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों निष्कर्ष में भी यही निकलता है कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में भी अपर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है एवं सभी बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार पाया जाए ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो और मिथक है वो है कि बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बच्चे में बुरी आत्माओं का प्रभाव होता है। भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता अत्यंत प्रचलित है कि बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बच्चे पर बुरी आत्माओं का प्रभाव है और इस मान्यता के कारण प्रायः बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता पिता झाड़ फूँक एवं तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर शीघ्र हस्तक्षेपण का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं।
इस प्रकार वस्तुतः वह बच्चे का नुकसान पहुंचाते हैं। बुरी आत्मा, भूत प्रेत आदि मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और तब बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बच्चे पर बुरी आत्माओं का प्रभाव मानने का भी कोई दोस्तों वजह नहीं है। और निष्कर्ष यही निकलता है कि बुरी आत्माओं के प्रभाव से बौद्धिक दिव्यांग होने का कोई दोस्तों वैज्ञानिक कारण नहीं है इसका। उसके बाद दोस्तों जो एक और मिथ है वो ये है कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चे की आयु बढ़ने के साथ ही ठीक हो जाता है। बौद्धिक दिव्यांगता एक अवस्था है जो जीवन पर्यंत चलती है। साथ ही इसमें व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार में सार्थक कमी पाई जाती है जो उसके विभिन्न कौशलों में परिलक्षित होती है। अतः आयु बढ़ने के साथ ठीक हो जाएगी यह मानना बेबुनियाद है। हो सकता है उपर्युक्त प्रशिक्षण के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों का अनुकूलन व्यवहार उन्नत किया जा सकता है और उन्हें स्वतंत्र जीवन यापन के लिए सामान्य जीवन कौशल सिखाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी बौद्धिक दिव्यांगता की गंभीरता पर भी निर्भर है। और निष्कर्ष उससे निकलता है कि बौद्धिक दिव्यांगता एक अवस्था है जो जीवन पर्यंत चलती है, परंतु उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा इन बच्चों का व्यवहार परिमार्जित किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों रिहैबिलिटेशन के द्वारा हम लोग उसका जीवन तो सही कर सकते हैं, लेकिन बौद्धिक दिव्यांगता उम्र से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो मिथक है ये वह है कि बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को सिर्फ प्यार से पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए। वस्तुतः प्यार से तो दुनिया के हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, परंतु बौद्धिक दिव्यांग बच्चे को सिर्फ प्यार से पढ़ाया जाना पर्याप्त नहीं है। इनके शिक्षण के लिए विशिष्ट तकनीकों का प्रयोग भी दोस्तों आवश्यक है, जिनमें चैनिंग, शेपिंग, कार्य विश्लेषण, पुनर्बलन, फेडिंग एवं प्रॉम्प्टिंग आदि दोस्तों प्रमुख हैं। बिना विशिष्ट तकनीकी प्रयोग किए हुए तथा उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों के बिना सिर्फ प्यार से बच्चों को पढ़ाए जाने से उनमें हठ एवं समस्यात्मक व्यवहार को विकसित होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो मिथक ये है कि शादी कर दिए जाने पर आयु बढ़ने पर बौद्धिक दिव्यांगता ठीक हो सकती है। यह बहुत ही प्रचलित धारणा है कि खासकर अति अल्प यानी कि दोस्तों जो माइल्ड बौद्धिक दिव्यांग के संदर्भ में बड़े होने पर बौद्धिक दिव्यांगता ठीक हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। बौद्धिक दिव्यांगता एक मस्तिष्क की अवस्था है जो जीवन पर्यंत चलती है। इसमें ऐसे में बिना सोचे समझे सामाजिक आर्थिक कारकों को विचार किए बौद्धिक अक्षम व्यक्ति की शादी कर दी जाए तो कई बार गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि शादी एक पूर्णतः व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु इससे पूर्व जीवन यापन के आर्थिक एवं सामाजिक पक्ष का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। शादी कर दिए जाने मात्र से बौद्धिक दिव्यांगता ठीक हो जाएगी यह मानना दोस्तों अनुपयुक्त एवं निराधार है। तो ये दोस्तों कुछ मिथक थे जो पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग के प्रॉब्लम बिहेवियर्स इन इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड दोस्तों में पढ़ेंगे, यानी कि बौद्धिक दिव्यांग जो बच्चे हैं इनमें समस्यात्मक व्यवहार क्या होते हैं। बच्चे स्वयं को मारना, दूसरों को मारना, नियमित समय तक अपने कार्य पर ध्यान न देना आदि सब समस्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। समस्यात्मक व्यवहार बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के दैनिक जीवन की गतिविधियों में बाधा बन सकते हैं तथा दूसरों के लिए भी असुविधा का कारण बन सकते हैं और खुद बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। दूसरों को मारना, दूसरों को दांत से काटना जैसे व्यवहार दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। स्वयं के प्रति घातक व्यवहार, सिर पटकना स्वयं की हानि पहुंचा सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार का मूल कारण सामाजिक कुशलता में कमी, आत्मोत्तेजक व्यवहार, संवेदी समस्याओं के कारण तथा बच्चों में गलत हैंडलिंग के कारण एवं बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा दुलार प्यार या ज़रूरत से ज़्यादा पीटने से भी हो सकता है। बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार माता पिता और शिक्षकों के लिए तनाव का कारण बन जाता है। प्रायः बच्चे में निम्नलिखित समस्यात्मक व्यवहार हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे में क्या क्या समस्यात्मक व्यवहार होते हैं वह हम लोग देखेंगे। पहला दोस्तों है कि उग्र तथा हानिकारक व्यवहार। किताब को फाड़ना, दरवाज़ा पटकना, दूसरों चीज़ें फेंकना आदि क्रियाएं उग्र तथा विनाशकारी व्यवहारों में आती हैं। यह व्यवहार बौद्धिक दिव्यांग बच्चों में आम तौर पर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए नितिन 8 साल का बच्चा है जो पढ़ाई से बचने के लिए पुस्तक फाड़ देता है। तो ये दोस्तों समस्यात्मक व्यवहार पाए जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे में। उसके बाद दोस्तों है चिड़चिड़ाहट और झल्लाहट। अनावश्यक रूप से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, फर्श पर लौटना, ज़रूरत से ज़्यादा रोना जैसे व्यवहारों को विद्योपन तथा झल्लाहट कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहित 7 साल का एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चा है।
प्रतिदिन उसे स्कूल लेने उसकी माँ जाती है। मोहित को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। मोहित की माँ उसे रोज़ गोलगप्पे खिलाती है। एक दिन मोहित की माँ द्वारा उसे गोलगप्पा खिलाए जाने से मना कर दिया तो सड़क पर लेट कर रोने लगा। उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसकी माँ ने उसे गोलगप्पे खिला दिए। अतः यह व्यवहार मोहित के लिए समस्यात्मक हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करना, स्वघाती व्यवहार करना, पुनरावृत्ति क्रियाएं, विचित्र व्यवहार और अति चंचलता। दोस्तों ये सब जो है समस्यात्मक व्यवहार हैं। उसके बाद दोस्तों आता है असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स, यानी समस्यात्मक व्यवहार का आकलन दोस्तों कैसे किया जा सकता है। समस्यात्मक व्यवहार के आकलन के साथ साथ बच्चे के समस्त विकासात्मक क्षेत्रों का विस्तृत आकलन करना अनिवार्य है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कौशल व्यवहारों की कमी के कारण बच्चे में अधिक समस्यात्मक व्यवहार बढ़ सकते हैं। व्यवहारात्मक आकलन कई कारणों के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विस्तृत आकलन दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रदर्शित समस्या व्यवहार के उचित कारणों की जानकारी प्रदान करता है। यह अभिभावक एवं शिक्षक को बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण में सुझाव में मदद करता है। यह शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान और बाद में यह पता लगाने में मदद करता है कि बच्चे में कितना सुधार आया है। बौद्धिक दिव्यांग बच्चे के समस्यात्मक व्यवहार आकलन की विधियों को 2 भागों में दर्शाया गया है। यानी कि दोस्तों जो आकलन होता है, असेसमेंट होता है समस्यात्मक व्यवहार का, वह दोस्तों इसको 2 भागों में किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षक बच्चे से बातचीत करके प्रत्यक्ष अवलोकन समस्या व्यवहार को दर्ज करते हैं। यह शिक्षक और मनोवैज्ञानिक व्यवहारात्मक समस्या की निकटतम आवृत्तियों को दर्ज करते हैं। यह रिकॉर्ड प्राथमिक डेटा होता है। यानी कि दोस्तों जो डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें जो टीचर होता है या फिर जो दोस्तों साइकोलॉजिस्ट होता है, वह डायरेक्ट बच्चे से बातचीत करते हैं और उसके आधार पे दोस्तों बताते हैं, समस्यात्मक व्यवहार को दर्ज करते हैं। और दूसरा दोस्तों जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें अप्रत्यक्ष आकलन के अंतर्गत साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, रेटिंग स्केल तथा लक्ष्य व्यवहार पर अभिभावक, शिक्षक व समूह जो बच्चे संबंधित हों सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। कई ऐसे आकलन के टूल्स हैं जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के समस्यात्मक व्यवहार के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादातर प्रोफेशनल बेसिक एमआर भाग बा के द्वारा बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों में समस्यात्मक व्यवहार करने के लिए आकलन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों डायरेक्ट मेथड में बच्चे से डायरेक्ट बात की जाती है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में बच्चे से डायरेक्ट बात नहीं की जाती है। उसका तो दोस्तों इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो बच्चों से संबंधित दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनसे पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर, यानी कि समस्यात्मक व्यवहार की पहचान। समस्यात्मक व्यवहार को पहचानना अति आवश्यक होता है। कई बार समस्यात्मक व्यवहार लगते हैं परंतु वास्तव में समस्यात्मक व्यवहार होते नहीं हैं। जैसे कि एक बधिर बच्चा चिल्लाकर व्यवहार प्रदर्शित करता है, यह समस्या व्यवहार न हो सकता है। बच्चा परिवार के सदस्यों से कुछ कहना चाह रहा हो। समस्या व्यवहार को कई तरह की पहचाना जा सकता है, जैसे बच्चे के वातावरण में प्रत्यक्ष अवलोकन एवं अभिभावक से साक्षात्कार, चेकलिस्ट, बेसिक एमआर के भाग बा द्वारा समस्यात्मक व्यवहार के आकलन एवं पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। समस्यात्मक व्यवहार का क्रियात्मक विश्लेषण करना अति आवश्यक है। इसे 3 घटकों एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्शियस में बांटा गया है। संक्षेप में इसे ABC मॉडल कहते हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी कि दोस्तों समस्यात्मक व्यवहार का अगर हम लोग को विश्लेषण करना है तो उसमें दोस्तों ABC मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं। और A का मतलब दोस्तों इसमें होता है कि एंटीसीडेंट, यानी पूर्व पद या पूर्व कारक। यह समस्यात्मक व्यवहार के घटित होने के कारणों का पता लगाता है। यह इस बात का पता लगाता है कि व्यवहार घटित होने के तुरंत पहले क्या हुआ था। निम्नलिखित कारणों से समस्यात्मक व्यवहार के प्रबंधन करने का यह प्रमुख घटक है। एक ही प्रकार के समस्यात्मक व्यवहार का कारण 2 बच्चों में अलग अलग हो सकता है। यानी कि दोस्तों एंटीसीडेंट जो होते हैं, एंटीसीडेंट होते हैं, इससे हम लोग पूर्व कारक पता लगा पाते हैं कि किन पूर्व कारकों के कारण बच्चा जो है समस्यात्मक व्यवहार कर रहा है। दिन के समय समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित होता है।
समस्यात्मक व्यवहार किस जगह प्रदर्शित होता है, समस्यात्मक व्यवहार क्यों प्रदर्शित होता है, कितनी बार अन्य लोगों के साथ समस्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हम लोग आंसर ढूंढते हैं एंटीसीडेंट में। उसके बाद दोस्तों जो ABC मॉडल में बी होता है, बी का मॉडल होता है बिहेवियर। व्यवहार एक क्रिया है जो पूर्व कारकों से उत्पन्न होती है। एक शिक्षक के लिए व्यवहार की प्रकृति को पता लगाना अति आवश्यक होता है, जैसे कितनी बार व्यवहार प्रदर्शित किया गया है और कितने समय तक। यानी कि दोस्तों पहले हम लोग पता लगाएंगे पूर्व कारक क्या है और पूर्व कारकों के कारण क्या दोस्तों बिहेवियर में चेंज आया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम। यह पूर्व व्यवहारिक प्रभाव होते हैं, यह व्यवहार के घटित होने के बाद होता है। व्यवहार परिणामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। शिक्षक को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। व्यक्ति को वास्तविक वातावरण में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे समस्यात्मक व्यवहार रोका जा सके। बच्चे और अन्य लोगों पर समस्यात्मक व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। बच्चे को समस्यात्मक व्यवहार में लिप्त होने से क्या लाभ होता है। परिणामों का विश्लेषण और बाद के घटक यह दर्शाते हैं कि बच्चे का प्रत्येक व्यवहार लाभ से जुड़ा होता है। यदि किसी प्रकार का लाभ नहीं होता है तो व्यवहार को घटित होने से रोकना होगा। अतः ऐसे घटकों एवं लाभों का परीक्षण करते हैं जो बच्चे समस्यात्मक व्यवहार के दौरान पाना चाहते हैं। इन घटकों का विश्लेषण विभिन्न प्रकार से समस्यात्मक व्यवहारों को समझने को प्रबंधन करने में मदद करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ पूर्व कारण, परिणाम और व्यवहार दिए गए हैं। यानी कि माँ से अलगाव होने पर बच्चा क्या व्यवहार करेगा, यानी बच्चे का रोना। और परिणाम क्या होगा, माँ या शिक्षक द्वारा सांत्वना देना। पूर्व कारण क्या है, शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यवहार चीज़ें फेंकना हो सकता है। और परिणाम शिक्षक का बच्चे पर ध्यान देना। अभिभावक द्वारा कमरे को साफ करने को, बच्चा द्वारा चीज़ें को स्थान पर रखना, अभिभावक छात्र की प्रशंसा करेगा। तो ये दोस्तों पूर्व कारण, व्यवहार और परिणाम हैं जो देखे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों नो दिस ऑल्सो कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए हैं, देख लेते हैं। बच्चों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले कुछ व्यवहारों को समस्यात्मक व्यवहार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और कुछ व्यवहार नहीं। जैसे कि हाथ फड़फड़ाना एक रूढ़िवादी व्यवहार है, लेकिन जब एक बधिर बच्चा अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए अपने हाथ फड़फड़ाता है और किसी अन्य समय में वह व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता है तो हाथ फड़फड़ाना एक समस्यात्मक व्यवहार नहीं कहलाता है। और यदि बच्चा संवेदी उत्तेजना के कारण हाथ फड़फड़ाया है और वह व्यवहार बार बार दोहराता है तो वह समस्या व्यवहार कहलाता है। एक शिक्षक के लिए जानना अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि वास्तव में समस्यात्मक व्यवहार क्या है और क्या कारण है। अब दोस्तों समस्यात्मक व्यवहार का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। समस्यात्मक व्यवहार कौशल विकास में बाधा पहुंचा सकते हैं। समस्यात्मक व्यवहार के कारण प्रायः बच्चों को सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। समस्यात्मक व्यवहार दूसरों एवं बच्चों स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं। हो सकता है बच्चे की आयु के अनुसार समस्यात्मक व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत ना हो। बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार उसके भाई बहन में शांति पैदा कर सकते हैं, जो कि दिव्यांग भाई या बहन को स्वस्थ रूप से स्वीकार ना करने का कारण बन सकता है। समस्यात्मक व्यवहार सामान्य विद्यालय में समायोजित होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। समस्यात्मक व्यवहार बच्चों को समूह से अलग कर सकता है, जो कि सामाजिक व्यवहारों को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। व्यवहारात्मक समस्याएं बच्चे के माता पिता में उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों ये हम लोग की क्लास आज यहीं ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।